राजहंस पाठशाला में हिंदी के सभी छात्रों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हम पद परिचय पर एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और पिछले भाग में मैंने आपको पद परिचय के जो पारिभाषिक शब्द हैं और अनेक भेद हैं पदों के, उन पर आधारित प्रश्नों को बताया था। हमने उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज़ किए थे और अब इस भाग 2 में हम पद परिचय के उदाहरणों से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे, जिसमें हम विभिन्न पदों के प्रकार और भेदों के आधार पर विभिन्न उदाहरण करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पद परिचय भाग 2। ये हमारा द्वितीय चक्र है। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रथम चक्र में पारिभाषिक स्वरूप से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। इसमें हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। और किनसे जुड़े हुए प्रश्न अभ्यास करेंगे? विकारी पद और अविकारी पद से। विकारी पद हम सब जानते हैं, वे पद होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन आता है, कोई विकार आता है, बदलाव आता है। और अविकारी पद वो होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आता किसी भी स्थिति में, यानी किसी लिंग वचन कारक के साथ जुड़ने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। आगे देखिए, आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है विकारी पद कौन कौन से हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी पदों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। और एक छोटा सा भेद है निपात, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सबसे पहले विकारी पदों में पहला भेद संज्ञा लेते हैं। याद करने के लिए यहाँ पर भेदों के नाम लिखे गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा इसके मुख्य भेद हैं। और जातिवाचक संज्ञा के ही दो उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक। तो इन सब भेदों से जुड़े हुए प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाए कि यदि संज्ञा से या उसके किसी भेद से जुड़े हुए कोई प्रश्न आए तो हमें उनके पद परिचय को कैसे समझना है, उनके एमसीक्यूज़ कैसे करने हैं। पहला प्रश्न लेते हैं हम। प्रणव ने अपना खाना समाप्त कर लिया। इसके लिए ऑप्शंस हैं भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक, भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्म कारक। आइए देखते हैं इसका जवाब कौन सा है सही। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। आइए अब इसको ज़रा समझ लें। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वह नाम जो उसे उसके समुदाय से अलग करता है। जैसे यहाँ पे प्रणव नाम जो है वो इसके सभी समूह से इस नाम के कारण उसको अलग करता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रणव क्योंकि एक पुरुष का नाम है इसलिए पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। और प्रणव ने, इससे पता चल ही रहा है स्पष्ट कि कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता ने, कर्ता कारक में ने पर सर्ग लगता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। पक्षी सुबह सुबह चहचहाने लगे। इसके ऑप्शंस हैं जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक, या व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक। आइए जानते हैं इसका सही ऑप्शन है क्या। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक। अब ज़रा इसकी परीक्षा कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसका नाम लेते ही हमें एक नहीं बल्कि अनेक या उसी समुदाय के अनेक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ध्यान आए। तो यहाँ पर पक्षी शब्द कहने पर हमें पता चलता है कि अनेक पक्षियों की बात हो रही है, ऐसी जातिवाचक संज्ञा है। और पक्षी शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। जैसे हम बोलते हैं पक्षी उड़ रहा था, हम कभी ये नहीं बोलते पक्षी उड़ रही थी। अगर आपको कभी लिंग के आधार पर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप मन ही मन कुछ वाक्य बनाकर उनकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसे ही पक्षी चहचहाने लगे, इससे पता चल रहा है कि ये बहुवचन प्रयोग है, नहीं तो चहचहाने लगा होता प्रयोग। और कौन चहचहा रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, पक्षी कर रहे हैं, इसलिए कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता कारक हमेशा क्रिया को करने वाला, क्रिया को परफॉर्म करने वाला होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोना आजकल आसमान छू रहा है। जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक है ये।
या द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ताकारक है, या समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ताकारक है, या फिर भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ताकारक है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा है। द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है, एकवचन है और कर्ताकारक है। चलिए इसकी परीक्षा करें। द्रव्यवाचक संज्ञा ये क्यों है? क्योंकि जातिवाचक का एक भेद द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। इसके अंदर किसी पदार्थ की बात, किसी मटेरियल की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं, वही द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें किसी भी धातु की बात हो सकती है, लकड़ी की, नमक की, तेल की, शहद की, गुड़ की, इस तरह की बात हो सकती है, सोने चांदी की बात हो सकती है। तो यहाँ पर सोना शब्द जो है उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर सोना मेटल की बात हो रही है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। और सोना आसमान छू रहा है, इसी से पता चल रहा है कि पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। और कौन आसमान छू रहा है? पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जो क्रिया को संपन्न करता है, जो क्रिया को परफॉर्म करता है, वही कर्ता कारक होता है। तो आसमान छूने का कार्य कौन कर रहा है? सोना कर रहा है, इसलिए कर्ता कारक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। यहाँ के ऑप्शंस हैं द्रव्यवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक, या जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्म कारक, या समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन करण कारक। इसका सही जवाब है समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक। अब इसकी परीक्षा करके देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें जातिवाचक का ऐसा भेद होता है जहाँ पर हमेशा एक समूह रहता है, यानी हम इसके अकेले यूनिट की बात नहीं कर सकते। यहाँ पर हमेशा एक ग्रुप रहता है, उसी को हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ किसी एक आदमी से, अकेले आदमी से नहीं बनती, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ इकट्ठी हो गई, इसी से पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये एक वचन है। और कौन इकट्ठी हो गई? इकट्ठे होने का कार्य किसने किया? भीड़ ने किया, इसलिए कर्ता कारक है। अब एक नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। बचपन कभी लौटकर नहीं आता, इसमें कौन सी संज्ञा है? आइए देखें विकल्प कौन कौन से हैं। जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्म कारक, भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन करण कारक, या समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक। इसका सही जवाब है भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। अब इसकी परीक्षा करके देखते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है, वो संज्ञा होती है जिसमें हम भावों की, मनोभावों की बात करते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको केवल हम अनुभव कर सकते हैं, जिनका चित्र नहीं बनाया जा सकता, जिनकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, जिनको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, ये सभी भाव भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे बचपन को हम शब्दों में बांध नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको नित्य प्रति धीरे धीरे बदलते देख सकते हैं, लेकिन हम किसी आकार या रूप को देखकर ये नहीं कह सकते ये बचपन है। तो बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा है। बचपन कभी लौटकर नहीं आता, वाक्य को पूरा पढ़िए हमेशा लिंग और वचन का ध्यान करने के लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आता से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग भी है, ये एक वचन है। और कौन लौट कर नहीं आता? बचपन लौट कर नहीं आता, इसलिए कर्ता कारक है। यहाँ पर हमने संज्ञा के सारे भेदों के एक एक उदाहरण किए। अब हम चलते हैं सर्वनाम की तरफ। आप जैसा कि जानते हैं सर्वनाम वो पद होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, और यहाँ पर उसके भेद लिखे गए हैं। इसका पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, 3 प्रकार के भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब सभी के उदाहरण करके हम हर तरह के भेद के परिचय का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, उसने एक वीर रस की कविता लिखी है।
अब यहाँ पर उसने शब्द जो है अंडरलाइंड है। आपके प्रश्नों में भी ध्यान रखिए, जो अंडरलाइंड शब्द होगा उसी का पद परिचय आपको देखना है। तो यहाँ पर विकल्प है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक। दूसरा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक, या फिर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक। अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। परीक्षा करके देखते हैं इसकी। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जहाँ पे हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। इंग्लिश में हम जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं वही हिंदी या संस्कृत में प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाता है। अर्थात वह व्यक्ति जो हमारे सामने कहीं दूर भी हो सकता है या फिर हमारे सामने नहीं भी हो सकता, हम उसकी जब बात करते हैं तो वहाँ पर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर हम उसने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वह व्यक्ति हमारे सामने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ने लग रहा है तो इससे ये भी पता चल गया कर्ता कारक है। इसके अलावा उसने एक वीर रस की कविता लिखी है, यहाँ पर पुल्लिंग एकवचन और कर्ता कारक है, ये स्पष्ट है। आइए अब लेते हैं अगला प्रश्न। तुम कल शिमला जाओगे। इसके विकल्प हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक, या फिर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक, या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, आइए देखते हैं। हमारा जवाब है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। ऐसा क्यों है, देखते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किस लिए है ये? क्योंकि तू, तुम, आप, इनमें सभी में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। यानी हम जिससे आमने सामने बातचीत कर सकते हैं वे सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। फिर तुम कल शिमला जाओगे, इससे पता चल रहा है ये एक वचन है, ये पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होता तो जाओगी शब्द होता, और शिमला कौन जाएगा? तुम जाओगे से ये कर्ता कारक है। अब चलें अगले प्रश्न की तरफ। मैंने एक वैज्ञानिक बनने का निश्चय कर लिया है। इसके विकल्प हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन संप्रदान कारक, या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन करण कारक, या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उभयलिंग एकवचन कर्ता कारक, या फिर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। अब इसका सही ऑप्शन कौन सा है, देखते हैं। इसका सही ऑप्शन है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उभयलिंग एकवचन कर्ता कारक। ऐसा क्यों है, देखिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा आता है? मैं। अपने लिए जो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसी का जो बहुवचन है वो हम बनता है। और ये है उभयलिंग। अब यहाँ पर एक नया शब्द आप लोगों के लिए आया। अभी तक आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पढ़े हैं। प्रायः ऐसे प्रयोग जहाँ पर आते हैं जब हमें स्पष्ट नहीं होता कि पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है। अब मैंने एक वैज्ञानिक बनने का निश्चय कर लिया। अब इसमें कोई स्त्री भी बोल सकती है, कोई पुरुष भी बोल सकता है इस वाक्य को। इसे उभयलिंग है। उभयलिंग का मतलब है दोनों लिंगों में कॉमन जेंडर के रूप में ये शब्द चल सकता है। वैसे आपको बता दूं कि कभी आपके लिए ऑप्शन में उभयलिंग के बजाय पुल्लिंग ही लिखा हो, केवल उभयलिंग ना लिखा हो, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पर एक व्यक्ति बात कर रहा है तो एक वचन है, और मैंने निश्चय कर लिया है। वैसे भी ने, इसमें तो कर्ता कारक का कारक चिन्ह भी लगा हुआ है, इससे स्पष्ट है यहाँ पे कर्ता कारक है। अगला प्रश्न लेते हैं। यह मेरे द्वारा बनाया गया चित्र है। इसके ऑप्शंस हैं निश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक, या निश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक। अब इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, देखें। निश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक इसका सही ऑप्शन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी चीज़ की तरफ बड़े निश्चय के साथ कन्फर्म्ड होकर बिल्कुल निश्चय के साथ उस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ पर जिस चित्र की तरफ इशारा किया गया है, बोलने वाला उसके लिए
बिल्कुल निश्चित है, कंफर्म्ड है कि यही वो चित्र है जिसे मैंने बनाया, यह मेरे द्वारा बनाया गया चित्र है। तो चित्र की तरफ जो इशारा कर रहा है वो पूरे निश्चय के साथ कर रहा है। इसके अलावा यह मेरे द्वारा बनाया गया चित्र है, अब इसमें लिंग और वचन कैसे पता करेंगे, क्योंकि यह जिसके लिए यूज हुआ है, चित्र के लिए यूज हुआ है, इसलिए वो पुल्लिंग शब्द है, वो एक वचन है। इसलिए यह मेरे द्वारा बनाया गया चित्र, इसमें यह का जो लिंग वचन है हम चित्र के आधार पर निश्चित करेंगे, क्योंकि आपको इसके लिए पूरे वाक्य को पढ़ना चाहिए। और चित्र है, यहाँ पर है, ये क्रिया किससे जुड़ी हुई है, चित्र से, यानी यह से जुड़ी हुई है, क्योंकि चित्र के लिए ही यह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये कर्ता कारक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घंटी बजी है, कोई आया है। यहाँ पर कोई शब्द का पद परिचय हमें देखना है। देखते हैं विकल्प कौन कौन से हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक, निश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम उभयलिंग एक वचन कर्ता कारक। देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम उभयलिंग एक वचन कर्ता कारक, ये सही ऑप्शन है। अब देखते हैं इसकी परीक्षा करके। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्यों है? क्योंकि इस शब्द से कुछ निश्चित नहीं होता। जैसे पिछली बार हमने जो भेद किया था उसमें बोलने वाले को निश्चित रूप से पता था कि वह किसके लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बोलने वाले को यह नहीं पता है कि वो इस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए कर रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। कोई आया है, अब ये कोई आने वाला पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, इसे शब्द उभयलिंग है, एक वचन है ये और कर्ता कारक है। आने का कार्य कौन कर रहा है? कोई कर रहा है, इसलिए कर्ता कारक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुम कौन सा गीत सुनाओगे? इसके विकल्प हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक, या निश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन संबंध कारक, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा सही जवाब है। यहाँ पर सही जवाब है घ, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक। ऐसा क्यों है? ऐसा हम देखते हैं कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे है। वाक्य के अंदर वैसे तो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कौन, कहाँ, कैसा, क्या, इस तरह के जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं, और जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ये पहचान है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न कौन बना रहा है? शब्द कौन सा गीत सुनाओगे, गीत से जुड़ा हुआ प्रश्न बना रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब लिंग और वचन कैसे डिसाइड होगा? कौन सा गीत, सा से ही पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है। और कर्म कारक हमने कैसे डिसाइड किया? हम कर्म कारक डिसाइड कर सकते हैं, जैसा हमने वाच्य में भी पढ़ा था और कई स्थानों पर हम पढ़ चुके हैं। जब हम कोई वाक्य की क्रिया देखते हैं तो हम उससे को लगाकर एक प्रश्न बनाएंगे। किस चीज़ को सुनाओगे? गीत को सुनाओगे। तो यहाँ पर को का जवाब मिल रहा है, इसे यहाँ पर कर्म कारक है, क्योंकि कौन सा शब्द गीत के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, इसे कर्म कारक है। अगला प्रश्न लेते हैं। जो बोओगे सो काटोगे। आपने अक्सर सुना होगा ये वाक्य। इसके विकल्प हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक, या निश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन अपादान कारक, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक, या संबंधवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक। इसका सही जवाब देखते हैं कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक। अब ये संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? ये प्रायः दो के जोड़े में आते हैं, जैसे जो, सो, यथा, तथा, जैसा, तैसा, जैसा, वैसा, इस तरह के प्रयोग आते हैं। जैसे यहाँ पे जो और सो का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये वाक्य में एक संबंध उत्पन्न कर देते हैं। फिर ये पुल्लिंग है, एक वचन है। ये हम देखते हैं जो बोओगे, तो यहाँ पर जो शब्द से हमें पता चल रहा है कि जो चीज़ बोओगे, ये पुल्लिंग शब्द लग रहा है हमें, और एक वचन भी लग रहा है। नहीं तो जिन्हें बोओगे ऐसा प्रयोग होता, तो इसलिए ये पुल्लिंग और एक वचन है।
साथ में ये कर्म कारक है। कैसे पता चलाएंगे? फिर आपको जैसे पिछले वाक्य में मैंने बताया था, क्रिया के साथ को लगा के एक प्रश्न बनाइए। किस चीज़ को बोगे? जो बोगे, इसका जवाब मिल रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे कर्म कारक के लिए है। जो में कर्म कारक है, सो में कर्म कारक है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन और कर्म कारक है। चलिए चलते हैं नए प्रश्न की तरफ। अपना काम स्वयं करने की आदत डालो। पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक है ये, या फिर निजवाचक सर्वनाम उभयलिंग एकवचन कर्ता कारक है, या निश्चयवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक है, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक है। अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है निजवाचक सर्वनाम उभयलिंग एकवचन कर्ता कारक। क्यों है ऐसा? ये देखिए, अपना काम स्वयं करने की आदत डालो। अब ये बात बोलने वाला मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को कह रहा है, यानी कि अपने सामने बैठे किसी व्यक्ति को कह रहा है या कई सारे व्यक्तियों को कह रहा है। अब यहाँ पर स्वयं का प्रयोग किसके लिए हुआ? मध्यम पुरुष के लिए हुआ। मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो तीनों ही पुरुष अपने लिए प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूं, या तुम अपना काम स्वयं करो, या गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। अब यहाँ पर मैंने तीनों ही पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए स्वयं शब्द का प्रयोग करके दिखाया। तो जो निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पर मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब अपना काम स्वयं करने की आदत डालो। अब स्वयं से हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग है या स्त्रीलिंग के लिए है, इसलिए ये उभयलिंग शब्द है। और यहाँ पर एक व्यक्ति को कहा जा रहा है, एक वचन है, और कौन काम करने की आदत डालेगा? स्वयं, इसलिए कर्ता कारक है। तो ध्यान रखिए कि निजवाचक सर्वनाम जो है वो तीनों ही पुरुष अपने लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें गिने चुने शब्द होते हैं, खुद है, अपने आप है, स्वयं है, ये सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम में है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये पुरुषवाचक सर्वनामों से अलग होते हैं, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम का भेद आपको पता होना चाहिए। अब लेते हैं हम विशेषण से जुड़े हुए प्रश्न। इससे पहले याद कर लेते हैं कि विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। तो पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, यानी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे ही संख्यावाचक के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और अंतिम भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी हम इसको बोलते हैं। तो प्रश्न लेते हैं इन सभी भेदों से जुड़े हुए। पहला प्रश्न है, सृष्टि ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। अब विशेषण वाले प्रश्नों के लिए ये याद रखिएगा कि विशेषण और विशेष्य दोनों का ही लिंग वचन और कारक एक ही होता है, और साथ ही साथ कभी कभी प्रविशेषण का प्रयोग भी होता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत शब्द प्रविशेषण है। प्रविशेषण का क्या मतलब होता है याद दिला देती हूँ मैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट भोजन, इसे भोजन शब्द की विशेषता बताई गई है, इसलिए विशेष्य है। स्वादिष्ट विशेषण है, और बहुत शब्द स्वादिष्ट की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए वो प्रविशेषण है। चलिए आइए देखते हैं विकल्प। पहला है परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक भोजन विशेष्य और बहुत प्रविशेषण। दूसरा विकल्प है संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक भोजन विशेष्य बहुत प्रविशेषण। गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक भोजन विशेष्य और बहुत प्रविशेषण। संकेतवाचक विशेषण, पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक भोजन विशेष्य और बहुत प्रविशेषण। आइए चेक करें कौन सा सही जवाब है हमारा। हमारा सही जवाब है गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक भोजन विशेष्य और बहुत प्रविशेषण। क्यों है ऐसा? गुणवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की खासियत या कमी, उसके गुण और दोष दोनों ही बताएं, वो दोनों ही गुणवाचक विशेषण में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे भोजन की खासियत बताई गई है, वो कैसा है? स्वादिष्ट है। आप ध्यान रखिएगा, अगर बेस्वाद भोजन होता तो भी वो गुणवाचक विशेषण ही होता।
दूसरे लिंग वचन कारक हम कैसे देखेंगे? पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक क्यों है ये? क्योंकि भोजन शब्द जो विशेष्य है उसका भी लिंग वचन कारक यही है। भोजन शब्द पुल्लिंग शब्द है, फिर ये एक वचन में है। और किसको बनाया गया, मैंने आपको तरीका बता रखा है। क्रिया से को लगाकर एक प्रश्न बनाइए। सृष्टि ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, किसको बनाया? भोजन को बनाया। तो ये कर्म कारक है, ये को शब्द से हमें पता चल रहा है। फिर भोजन यहाँ पर विशेष्य है, हम जानते हैं, और बहुत आपको मैंने बताया ही था कि प्रविशेषण है, क्योंकि वो स्वादिष्ट की खासियत बता रहा है। तो हमारा ग विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं विशेषण से जुड़ा हुआ। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। यहाँ पर विकल्प हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता कारक और छात्र विशेष्य। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता कारक, छात्र विशेष्य। फिर अगला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, छात्र विशेष्य। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक और छात्र विशेष्य। चलिए चेक करें कौन सा ठीक जवाब है हमारा। हमारा जवाब है ग, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक कौन सा होता है? जहाँ पर कोई संख्या बताई हो और निश्चित संख्या बताई हो। अनिश्चित कहाँ पे होगा? जहाँ पर कोई संख्या न दी गई हो तो संख्या, यानी उन चीज़ों को गिना तो जा सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक संख्या नहीं दी गई हो तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 30 छात्र, स्पेसिफिक संख्या दी गई है, इसे ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर मैंने आपको बता रखा है कि विशेष्य और विशेषण दोनों का लिंग वचन कारक एक जैसा होता है। तो यहाँ पर हम छात्र शब्द से पता चला लेंगे कि लिंग वचन क्या है। ये 30 छात्र हैं, नहीं तो छात्रा शब्द होता तो पुल्लिंग शब्द है। छात्र हैं 30 हैं तो बहुवचन हो गया। और हैं किससे जुड़ा हुआ है? छात्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कर्ता कारक है। यहाँ पर विशेष्य क्या है? छात्र शब्द विशेष्य है, 30 शब्द विशेषण है, इसलिए ग विकल्प ठीक है। एक नया प्रश्न लेते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ बुलाओ। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, बच्चे विशेष्य है, ये वाला विकल्प ठीक है। या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, बच्चे विशेष्य। या फिर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक और बच्चे विशेष्य है। या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसमें पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक और बच्चे विशेष्य है। चलिए देखें कौन सा सही जवाब है। हमारा सही जवाब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक और बच्चे विशेष्य। क्योंकि यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। जैसा मैं पिछली बार बता रही थी, बच्चों शब्द विशेष्य है, इसलिए ये बहुवचन है, पुल्लिंग है, और बच्चों के साथ को तो लगा ही हुआ है, इसलिए हमें पता चल रहा है कर्म कारक है। इस तरह से कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और यही विकल्प ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेरा गांव यहाँ से 2 मील की दूरी पर है। इसके विकल्प हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, दूरी विशेष्य। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, दूरी विशेष्य। या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, दूरी विशेष्य। या फिर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, दूरी विशेष्य। आइए देखते हैं कौन सा सही जवाब है इसका। इसका सही जवाब है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक और दूरी विशेष्य। ऐसा क्यों है? आइए चेक करते हैं। यहाँ पर 2 मील की दूरी, यानी कि निश्चित परिमाण बताया गया है, निश्चित नाप बताया गया है धरती का, तो इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें दूरी विशेष्य है और दूरी का जो लिंग वचन कारक होगा वही 2 मील का भी होगा, इसलिए दूरी शब्द स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है, क्योंकि इसके साथ पर लगा हुआ है, अधिकरण में पर होता है, आपको ध्यान होगा। इसलिए ये दोनों ही चीज़ें दूरी और 2 मील में कॉमन है, इस वजह से यही जो विकल्प है वो ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। थोड़े से चावल बना लो। अब यहाँ पर जो विकल्प हैं वो देखते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, चावल विशेष्य। या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक, चावल विशेष्य। या फिर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, चावल विशेष्य।
या फिर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग बहुवचन अधिकरण कारक चावल विशेष्य। तो इसका सही विकल्प हमारा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन कर्म कारक चावल विशेष्य। ऐसा क्यों है ये देखते हैं। हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि निश्चित परिमाण बताया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित परिमाण बताया गया है। थोड़े से इससे ये नहीं पता चलता कि कितना तोल होगा चावल का। फिर याद करिए परिमाणवाचक में नाप और तोल दोनों आता है, तो यहाँ पे निश्चित परिमाण ना होने के कारण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब लिंग वचन कारक हम विशेष्य के आधार पर करेंगे। चावल यहाँ पर विशेष्य है, तो विशेष्य जो है वो पुल्लिंग है, बहुवचन है, और इसमें कर्म कारक है, क्योंकि कर्म कारक को पता लगाने के लिए हम बना लो इस क्रिया के साथ में को लगाकर प्रश्न बनाएंगे। किस चीज़ को बना लो? चावल को बना लो। जो जवाब मिल रहा है वही कर्म कारक है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है, और यहाँ पर चावल विशेष्य है। अगला प्रश्न लेते हैं। मेरा मित्र आज शाम तक आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरा शब्द जो है वो अंडरलाइंड है। इसका विकल्प देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक मित्र विशेष्य, या फिर गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन अधिकरण कारक मित्र विशेष्य, या फिर परिमाणवाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक और मित्र विशेष्य, या फिर संख्यावाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक मित्र विशेष्य। इसका सही जवाब होगा सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक और मित्र विशेष्य। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम मित्र शब्द का विशेषण बनकर आया है, इसीलिए सार्वनामिक है। और हमेशा ध्यान रखिए सार्वनामिक विशेषण पास लगा जो विशेष्य है, जो संज्ञा शब्द होता है उसकी तरफ इशारा करता है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण भी कहलाता है। और मित्र शब्द में हम लिंग वचन कारक देखते हैं, तो पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, क्योंकि कौन आएगा? मित्र आएगा, इसलिए कर्ता कारक है। तो ये तीनों चीज़ें हम इसी आधार पर मेरा शब्द के अंदर भी देखते हैं, और विशेष्य मित्र है ही, इसलिए यही विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। क्रिया से हमें पता है कि क्रिया जो है वो सकर्मक और अकर्मक दो भेदों के अनुसार होती है। तो इसका पहला प्रश्न लेते हैं। सोहन स्कूल में पढ़ता है। अब यहाँ पर कौन सा विकल्प ठीक है देखते हैं। पढ़ना क्रिया अकर्मक एकवचन पुल्लिंग वर्तमान काल, पढ़ना क्रिया सकर्मक बहुवचन पुल्लिंग वर्तमान काल, पढ़ना क्रिया अकर्मक एकवचन स्त्रीलिंग वर्तमान काल, या पढ़ना क्रिया सकर्मक एकवचन पुल्लिंग भविष्यत काल। अब इसमें सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब है क। पढ़ना क्रिया, यहाँ पे देखते हैं हम, इसकी मूल क्रिया है पढ़ना, ये अकर्मक क्रिया है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर को लगाकर अगर प्रश्न करें मोहन स्कूल में पढ़ता है, किस चीज़ को पढ़ता है, तो उसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। और पढ़ता है से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर पुल्लिंग है, और वर्तमान काल है क्योंकि है लगा हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। यतीन्द्र ने एक पत्र लिखा। अब यहाँ पर कौन सा विकल्प ठीक है देखते हैं। लिखना क्रिया अकर्मक एक वचन पुल्लिंग वर्तमान काल, या लिखना क्रिया सकर्मक एक वचन पुल्लिंग भूतकाल, या लिखना क्रिया अकर्मक एक वचन स्त्रीलिंग भविष्यत काल, या फिर लिखना क्रिया सकर्मक एक वचन पुल्लिंग वर्तमान काल। सही जवाब है इसका लिखना क्रिया सकर्मक एक वचन पुल्लिंग भूतकाल। अब यहाँ ऐसा कैसे है? लिखा तो इसकी मूल क्रिया तो लिखना हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं को का जवाब मिलता है क्या? किस चीज़ को लिखा? पत्र को लिखा जवाब मिल रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई। लिखा शब्द देखकर ही हमें पता चल रहा है कि एक वचन है, पुल्लिंग है, और लिखा का मतलब लिख चुका, ये पुरानी बात हो गई, इसलिए ये भूतकाल है। अगला प्रश्न लेते हैं। संसार तो यूं ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा विकल्प ठीक है। चलना और रहना ये दो क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया है। सकर्मक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है। या फिर चलना और रहना संयुक्त क्रिया है, अकर्मक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भविष्यत काल है। या फिर चलना और रहना संयुक्त क्रिया है, सकर्मक है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, भविष्यत काल है। या फिर चलना और रहना संयुक्त क्रिया है, सकर्मक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल है। तो सही जवाब होगा इसमें चलना और रहना संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया दो क्रियाएं जुड़ी होने के कारण यहाँ संयुक्त क्रिया है। जुड़ी हुई क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये अकर्मक है
क्योंकि यहाँ पे कर्म कारक का कोई जवाब नहीं मिल रहा। देखते हैं चलता रहेगा किस चीज़ को चलता रहेगा, को का हमें यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए अकर्मक है, एक वचन में है। चलता रहेगा से पता चल रहा है पुल्लिंग भी है, एक वचन है, और चलता रहेगा से हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल की बात हो रही है। आगे देखते हैं, हम लेते हैं अब अविकारी पदों को। आपको ध्यान होगा हमने अभी तक विकारी पद यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और उसके भेदों के आधार पर पद परिचय के प्रश्न किए हैं। अब हम लेंगे अविकारी पद। ये 4 प्रकार के होते हैं और 5वां जो प्रकार है, एक छोटा सा प्रकार है जो यहाँ पर ऐड किया गया है। क्रिया विशेषण है मुख्य प्रकार के रूप में, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है, और इसके साथ हम निपात को भी इंक्लूड करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले क्रिया विशेषण के प्रश्न करते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो हम इन चारों प्रकार के आधार पर पद परिचय का अभ्यास करेंगे। पहला वाक्य है, छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पर जो विकल्प है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चलना, विशेष्य क्रिया। अब यहाँ पहले प्रश्न में ही मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अविकारी पदों में लिंग वचन कारक का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमें पद परिचय में उनका ध्यान रखने की आवश्यकता भी नहीं है। ये यानी लिंग वचन कारक केवल विकारी पदों में होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्रिया विशेषण का भेद देखना है और विशेष्य क्रिया को देखना है। तो देखते हैं हम रीतिवाचक है क्या ये क्रिया विशेषण, या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण और चलना विशेष्य क्रिया है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, चलना विशेष्य क्रिया है, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, चलना विशेष्य क्रिया है। देखते हैं सही इसका जवाब कौन सा है। इसका सही जवाब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण चलना विशेष्य क्रिया है। यानी कि रीति तरीका पता चल रहा है हमें क्रिया का, इसलिए क्रिया की कैसी विशेषता बताता है, रीतिवाचक क्रिया बता रहा है, इस विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण कैसा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और यहाँ पर विशेष्य क्रिया यानी जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है वो है चलना, इसलिए क विकल्प यहाँ पर ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, जब तुम कहोगे तब चल दूंगा। अब यहाँ पर जो विकल्प है वो देखते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्या, यहाँ पे चलना और विशेष्य क्रिया है क्या। फिर कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें कहना और चलना दोनों विशेष्य क्रियाएं हैं क्या। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कहना विशेष्य क्रिया है क्या। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कहना और चलना विशेष्य क्रिया है क्या। अब देखते हैं इसमें सही विकल्प कौन सा है। हमारा सही विकल्प है कालवाचक क्रिया विशेषण, कहना और चलना विशेष्य क्रिया है। कैसे हैं अब देखते हैं, जब और तब से तो हमें समय पता चल रहा है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और यहाँ पर जब तुम कहोगे, यहाँ पे कहना क्रिया, तब चल दूंगा चलना क्रिया, ये दोनों ही विशेष्य क्रियाएं हो गई, इसलिए यही विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, तुम जहाँ चलना चाहो वहाँ चलो। अब यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ और वहाँ में कौन सा क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण चाहना विशेष्य क्रिया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण चलना विशेष्य क्रिया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण चाहना विशेष्य क्रिया है, या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण चलना विशेष्य क्रिया है। इसका सही जवाब कौन सा होगा देखते हैं। यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और चलना विशेष्य क्रिया है। कैसे है, जहाँ और वहाँ, इससे जगह पता चल रही है, स्थान पता चल रहा है, और दोनों जगह पर चलना ही क्रिया है। चलना और चलो दोनों में ही मूल क्रिया चलना है, इसलिए चलना विशेष्य क्रिया मानी जाएगी यहाँ पर। अगला प्रश्न लेते हैं, जितना कम बोलो उतना अच्छा है। इसके जो विकल्प हैं वो देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अच्छा विशेष्य क्रिया, फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलना विशेष्य क्रिया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलना विशेष्य क्रिया, या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण अच्छा विशेष्य क्रिया। तो सही जवाब इसका होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलना विशेष्य क्रिया। कैसे है, जितना और उतना, इससे क्रिया की मात्रा पता चल रही है कि कितनी मात्रा में की जा रही है क्रिया, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और जितना कम बोलो अच्छा है, यहाँ पर एक ही क्रिया का उल्लेख हो रहा है, इसलिए बोलना विशेष्य क्रिया हो गई। आगे देखते हैं हम संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं याद करिए, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम वाक्य देख रहे हैं, दोनों नदियों के बीच एक मंदिर बना है। इसके जो विकल्प हैं वो है संबंध बोधक अव्यय नदियों संज्ञा शब्द को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने के कारण। फिर दूसरा विकल्प है समुच्चय बोधक अव्यय नदियों
संज्ञा शब्द को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने के कारण। संबंध बोधक अव्यय दोनों शब्दों को वाक्यों के अन्य शब्दों से जोड़ने के कारण। और आखिरी विकल्प है संबंध बोधक अव्यय नदियों संज्ञा शब्द को वाक्य के अन्य यानी एक मंदिर शब्द से जोड़ने के कारण। अब देखते हैं इसमें सही विकल्प कौन सा है। इसका सही विकल्प है क। संबंध बोधक अव्यय है ये। क्यों है? नदियों संज्ञा शब्द को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने के कारण। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो नदियों शब्द है संज्ञा शब्द है। यहाँ पर कोई सर्वनाम शब्द भी हो सकता था। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम दोनों शब्दों को जोड़ता है। किससे? वाक्य के अन्य शब्दों से। वाक्य के अन्य शब्द कौन से हैं? एक मंदिर बना है, इसके बीच में ये लगा हुआ है, इसलिए संबंध स्थापित करने के कारण इस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने के कारण ये संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। इसलिए क विकल्प ठीक है। अब लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न है, राम और श्याम दोनों कलाकार हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि समुच्चय बोधक में या तो शब्दों का समुच्चय यानी ग्रुप जोड़ा जाता है, या फिर वाक्यों का जोड़ा जाता है, या फिर वाक्यांशों का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो शब्द जुड़े हुए हैं। देखते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय राम दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, यानी राम और दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय राम और श्याम वाक्यों को जोड़ रहा है। विस्मयादि बोधक अव्यय राम और श्याम शब्दों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय राम और श्याम शब्दों को जोड़ रहा है। देखते हैं कौन सा सही विकल्प है इसमें। इसमें सही विकल्प अंतिम है, समुच्चय बोधक अव्यय है ये, राम और श्याम इन दो शब्दों को जोड़ रहा है। आपको याद दिला दूं, समुच्चय बोधक अव्यय आप संयुक्त वाक्यों में भी पढ़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर दो सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य इन समुच्चय बोधकों से ही जुड़ते हैं। आगे चलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय जो होते हैं वो हमारे अलग अलग विस्मय और इस जैसे, इस आदि का मतलब होता है इस जैसे अन्य भाव जो हैं उनका बोध कराने वाले ये अव्यय होते हैं। वाह क्या दृश्य है। अब ये वाक्य जो है इसमें भी हम देखेंगे कि हमें अव्यय बताना है और इससे कैसा भाव प्रकट हो रहा है केवल यही बताना है, लिंग वचन कारक हमें बताना नहीं है। तो पहला इसमें विकल्प है विस्मयादि बोधक अव्यय है, ये हर्ष सूचक है। दूसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय है घृणा सूचक है। विस्मयादि बोधक अव्यय है शोक सूचक है। विस्मयादि बोधक अव्यय है खेद सूचक है। तो देखते हैं इसमें सही जो विकल्प है वो कौन सा है। विस्मयादि बोधक अव्यय है ये हर्ष सूचक। हर्ष का मतलब इस वाह शब्द से हमें खुशी का भाव प्रकट होता है, यहाँ पर पता चलता है वाह क्या दृश्य है, कोई सुंदर दृश्य को देखकर बोल रहा है ऐसा। आगे चलते हैं हम निपात। जैसा कि मैंने आपको कहा था विस्मयादि बोधक के बाद एक छोटा सा भेद है निपात, जिस पर आधारित प्रश्न आते हैं कई बार। निपात का मतलब होता है कि ऐसे अव्यय जो किसी शब्द पर बल डालते हैं, यानी उस पर एम्फेसिस डालने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे ही है, भी है, तो तक है, मात्र है, इस तरह के शब्द होते हैं। तो यहाँ वाक्य है मैं ही इस काम को करने वाला हूँ। अब हमें क्या बताना होता है पद परिचय में, हमें ये बताना होता है कि ये जो निपात है ये कौन से शब्द पर बल डाल रहा है। तो देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। काम पर बल डालने के कारण ही निपात है। ही पर बल डालने के कारण मैं निपात है। मैं पर बल डालने के कारण ही निपात है, या इस पर बल डालने के कारण ही निपात है। तो देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। सही विकल्प है मैं शब्द पर बल डालने के कारण ही निपात है। तो ये हमने निपात के ऊपर आधारित प्रश्न किया और इसी के साथ हमारा पद परिचय का हर भेद का उदाहरण समाप्त होता है। हमने विकारी और अविकारी पदों का पद परिचय पढ़ा, उनके भेदों और उपभेदों के साथ में। मेरी पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से पद परिचय को विस्तार से समझा होगा। इन अभ्यास प्रश्नों को बार बार कीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पद परिचय किसी भी भेद का, चाहे वो कोई भी भेद हो, किस आधार पर करना है। बस एक विशेष बात याद रखनी है, विकारी पदों में लिंग वचन कारक होंगे, अविकारी पदों में लिंग वचन कारक नहीं होंगे। तो मेरी पूरी उम्मीद है पद परिचय को मैं आपको समझाने में पूरी तरह से समर्थ रही होंगी
और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप इनके आधार पर अच्छे अंक लेके आ सकें और पद परिचय में पूरे में से पूरे अंक लेके आएँ। अगले MCQs के लिए आप तैयार रहिए, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक मात्रा में। और मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी परीक्षा आने वाली है और जल्दी से जल्दी आप इसके लिए प्रिपेयर हों, बहुत अच्छे से तैयार हों। तब तक के लिए राजहंस पाठशाला की तरफ से मैं शेफाली शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।